अध्याय 32 विविध विषय मिसलेनियस टॉपिक्स। तीखे ढाल वाली सीम का एसडीएल से डेवलपमेंट। 4 फीट मोटी एवं 2.5 में 1:2.5 ढाल वाली कोयला परत को सेमी मेकनाइज्ड पद्धति द्वारा डेवलप करने के लिए प्रस्तावित है। छत एवं तल्ली में हार्ड सैंडस्टोन है। प्रस्तावित मशीनरी एवं आवश्यक मैनपावर व सुपरविजन सहित एक कार्य पद्धति का वर्णन करें। अन्य परिस्थितियां स्वयं मान सकते हैं। 2011 A 4 meters thick coal seam dipping at 1:2.5 is proposed to be developed by semi-mechanized method. Roof and floor consist of hard sandstone. Describe a method of work giving proposed machinery, manpower and supervision. Other conditions can be assumed. उत्तर 2.5 में एक डिप वाली 4 मीटर सीम का एसडीएल से डेवलपमेंट दिया गया। सीम 4 मीटर मोटी, डिप 2.5 में एक, छत व तल्ली में हार्ड सैंडस्टोन। सेमी मेकनाइज्ड तरीके से डेवलपमेंट करना है। पद्धति का चुनाव। मानी गई बातें व निर्णय सेमी मेकनाइज्ड डेवलपमेंट एलएचडी से या एसडीएल से चेन व बेल्ट कन्वेयर का प्रयोग करते हुए हो सकता है, परंतु तीखे डिप में वास्तविक एलएचडी प्रयोग नहीं कर सकते। तल्ली में हार्ड सैंडस्टोन है, अतः एसडीएल प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ढाल 4 में 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए 4 में 1 का आभासी डिप अपैरेंट डीप डिप पैनल 1:2.5 आभासी डिप 1:4 चित्र क ओवरमैन्स हैंडबुक रखते हुए डेवलपमेंट किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के लिए चेन व बेल्ट कन्वेयर लगेंगे। रेगुलेशन के अनुसार गैलरी 4.800 से चौड़ी व 3 मीटर से ऊंची नहीं रख सकते। गैलरी 4.5 मीटर चौड़ी रखेंगे और 1 मीटर कोयला रूफ में छोड़ते हुए 3 मीटर ऊंची गैलरी से डेवलपमेंट किया जाएगा। माना कि सीम की गहराई के अनुसार पिलर 30 मीटर बाय 30 मीटर रखेंगे। माना कि सीम 1 डिग्री गैसी है, सॉलिड ब्लास्टिंग कर सकते हैं। कोयले का आपेक्षिक घनत्व 1.3 है। माना कि प्रतिदिन माइन की रेजिंग 800 टन 2 पैनल से करनी है। लेआउट 6 लेवल के एसडीएल पैनल का लेआउट चित्र में दिखाया गया है। रिटर्न SMDCC 1:400 इंटेक चित्र 6 लेवल के एसडीएल पैनल का लेआउट SDL MDCC मीडियम ड्यूटी चेन कन्वेयर L लाइट ड्यूटी चेन कन्वेयर LDCC ब्लास्टिंग DGMS से अनुमति लेकर फेस में सॉलिड ब्लास्टिंग की जाएगी। P5 बारूद व डिले डिटोनेटर उपयोग करेंगे। माना कि हर शिफ्ट में हर फेस में 1 राउंड ब्लास्टिंग होगी और औसत प्रोग्रेस 1.2 मीटर होगी। औसत 8 फेस मिलेंगे। प्रति ब्लास्ट कोयला फेस की चौड़ाई ऊंचाई x प्रोग्रेस x कोयले का आपेक्षिक घनत्व इक्वल्स 4.5 x 3/1.2 by 1.321 टन। विविध विषय लोडिंग व ट्रांसपोर्ट फेस से कोयला लोडिंग के लिए प्रति पैनल चित्र में दिखाए गए अनुसार 4 एसडीएल लगेंगी। एसडीएल कोयले को एलडीसीसी में गिराएगी जो उसे एमडीसीसी में डालेगा। एमडीसीसी का कोयला बेल्ट कन्वेयर द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर पैनल के बाहर अंडरग्राउंड बंकर में गिरेगा और फिर मेन बेल्ट द्वारा सरफेस तक लाया जाएगा। स्पोर्ट का डिजाइन आरएमआर के आधार पर किया जाएगा। छत में कड़ा सैंडस्टोन है, इसलिए 1.5 मीटर के सीमेंट बोल्ट पर्याप्त होंगे। रेजिन बोल्ट जरूरी नहीं होंगे। माना कि डिजाइन के हिसाब से बोल्ट से बोल्ट की दूरी 1 मीटर, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 1 मीटर, पहले बोल्ट की फेस से अधिकतम दूरी 1.8 मीटर। जंक्शन पर बोल्ट ये बोल्ट की दूरी 0.8 मीटर। वेंटिलेशन प्रत्येक फेस में कम से कम 284 मीटर 3 हवा प्रति मिनट भेजी जाएगी। सहायक पंखे का प्रयोग किया जाएगा। दैनिक रेजिंग प्रति पैनल 21, 8, 3 शिफ्ट
504 टन। ब्रेकडाउन लेकर 402 पैनल से 400 टाइम्स 2 = 800 टन। मुख्य मशीनरी प्रति पैनल SDL 4, LDCC 6, MDCC 2, बेल्ट कन्वेयर 1, ड्रिल 6, ड्रिल पैनल 6 तथा मेन ट्रंक बेल्ट 1। मैन पावर व सुपरवाइजर प्रति शिफ्ट प्रति पैनल ड्रिलर व हेल्पर 12, शॉट फायरर 2, एक्सप्लोसिव करियर 6, ड्रेसर 2, सपोर्ट गैंग 8, SDL ऑपरेटर 4, SDL हेल्पर 8, चेन कन्वेयर ऑपरेटर 7, बेल्ट कन्वेयर ऑपरेटर 1, कन्वेयर क्लीनर 4, वाटर स्प्रे मजदूर 2, पंखा खलासी 1, इलेक्ट्रीशियन व हेल्पर 2, चेन कन्वेयर 1, एक्सटेंशन फिटर हेल्पर टेंडर 6 प्रति शिफ्ट 58, 2, माइनिंग सरदार 1/58, 60, ओवरमैन 1, अंडर मैनेजर 1। ओवरमैन्स हैंडबुक डिस्ट्रिक्ट मैन पावर प्रतिदिन 60 x 2 पैनल x3 = 360 लैंप रूम बॉडी सचर मेन फैन ऑपरेटर 4, कुल प्रति शिफ्ट 364, जनरल शिफ्ट 1, इलेक्ट्रीशियन व हेल्पर मैनेजर 1, फिटर व हेल्पर 1, असिस्टेंट मैनेजर वेंटिलेशन ऑफिसर क्लीनिंग डस्टिंग गैंग मटेरियल ट्रांसपोर्ट व अन्य सेफ्टी ऑफिसर 1, 7, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर 1, लैंप रूम 6, 4, 3, 4, मैकेनिकल फोरमैन 1। कुल मैन पावर = 364 जोड़ 34 = 398। दैनिक रेजिंग 800 टन। ओम्स 800, 398। 2, चूर चूर क्षेत्र में डेवलपमेंट 2। विचलित एवं चूर चूर क्षेत्र में गैलरी डेवलप करते समय आप क्या सावधानी लेंगे? 2011-2013 What precautions will you take in gallery development in disturbed and crushed ground? उत्तर, विचलित चूर चूर क्षेत्र में गैलरी चलाने में सावधानी 1, न्यूनतम ब्लास्टिंग होल ड्रिलिंग में सावधानी, होल की संख्या में कमी, प्रति होल कम बारूद। आवश्यकता अनुसार पूरा फेस ब्लास्ट न करके उसका नीचे का कुछ भाग ही ब्लास्ट करना। 2, अच्छी रूफ व साइड ड्रेसिंग। 3, फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ का तुरंत स्पोर्ट। 4, स्पोर्ट नजदीक चाल के स्पोर्ट के लिए रेजिन बोल्टिंग और दोनों साइड कॉग खड़ा करके ऊपर CGI शीट व जात्री लगाना। 5, जरूरत हो तो 4 पोलेग प्लंग का प्रयोग। 6, टाइट सुपरविजन उत्प्रेरित केविंग के लिए ब्लास्टिंग। 3, उत्प्रेरित केविंग क्या है और कैसी की जाती है? समझाकर लिखिए। बी, उत्प्रेरित केविंग के लिए विस्फोट करने में क्या सुरक्षा सावधानियां ली जाती हैं? 2011-2012। ए, एक्सप्लेन व्हाट इज इंड्यूस्ड केविंग एंड हाउ इट इज डन। डी, इन ब्लास्टिंग फॉर इंड्यूस्ड केविंग व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस आर टेकन? विविध विषय उत्तर। उत्प्रेरित केविंग, इंड्यूस्ड केविंग। उत्प्रेरित केविंग, इंड्यूस्ड केविंग का अर्थ है केविंग पैनल में गोफ में टंगी हुई चाल हैंगिंग रूफ को गिराने के लिए अपनाया गया तरीका। जब चाल में होल ब्लास्ट करके उत्प्रेरित केविंग की जाती है तो उसे उत्प्रेरित ब्लास्टिंग इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग कहते हैं। कोल सीम के ऊपर पत्थर के स्तर बहुत कड़े और मोटे होते हैं, तो सब स्पोर्ट निकाल लेने के बाद भी गोफ में रूफ आसानी से गिरती नहीं है। टंगी हुई गोफ के झुकते हुए स्तर फेस की स्पोर्ट्स पर अत्यधिक एक्सेसिव लोड डालते हैं। लंबे चौड़े एरिया की टंगी गोफ जब भार के कारण अंततः गिरती है तो एयर ब्लास्ट का खतरा होता है और पिलर की ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स भी हो सकती है। चाल के कड़े स्तरों से निपटने के और तरीके भी हैं, जैसे गोफ में स्टोविंग करना, लांगवाल पैनल में उच्च क्षमता के स्पोर्ट प्रयोग करना और रूफ स्तरों में बोरहोल से उच्च प्रेशर पर पानी भेजकर हाइड्रोफ्रैक्चरिंग द्वारा स्तरों को तोड़ना। परंतु ये तरीके खर्चीले हैं तथा रूफ कब गिरेगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होने के कारण समय से सुरक्षा सावधानियां लेने में कठिनाई होती है। इसलिए इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग का तरीका सबसे अच्छा साबित होता है।
बीजी पैनल में ये तरीका नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है ताकि गोफ में स्टोन पैक होने से स्पोटेनियस हीटिंग की रोकथाम हो सके। उत्प्रेरित ब्लास्टिंग का तरीका, जब टंकी गोफ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और फेस स्पोर्ट पर लोड बढ़ने लगता है तो गोफ के किनारे से करीब 3 मीटर पीछे चाल में लगभग 45 डिग्री के राइजिंग होल 5 से 6 मीटर गहरे 1 मीटर अंतर पर 1 या 2 लाइन में किए जाते हैं। होल में P2 बारूद व तात्कालिक डिटोनेटर से ब्लास्टिंग की जाती है। इससे उत्प्रेरित होकर गोफ में चाल गिरती है। किसी माइन में पैनल की डीपिलरिंग शुरू करने से पहले बैरियर गैलरी में रूफ ब्लास्टिंग की जाती है और डीपिलरिंग आगे बढ़ने पर जरूरत अनुसार गोफ किनारे पर रूफ ब्लास्टिंग की जाती है। ब्लास्टिंग से उत्प्रेरित केविंग में सावधानियां। 1. उत्प्रेरित ब्लास्टिंग केवल डिग्री सीम में की जाती है क्योंकि उससे गैस विस्फोट का खतरा रहता है। 2. होल पैटर्न चाल के स्तरों की किस्म, क्षमता, मोटाई आदि को देखते हुए वैज्ञानिक आधार पर तय किया जाता है ताकि ग्राउंड वाइब्रेशन सीमित रहें। 3. ब्लास्टिंग अनुमोदित बारूद व तांबे के तात्कालिक डिटोनेटर से की जाती है। 4. होल करने से पहले गोफ किनारे पर अतिरिक्त स्पोर्ट लगाए जाते हैं। ओवरमैन्स हैंडबुक 5. ब्लास्टिंग से पूर्व सब काम रोककर सब व्यक्तियों को अन्य पैनल में सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। 6. ब्लास्टिंग से पहले और बाद में गैस जांच की जाती है। 7. ब्लास्टिंग से उत्पन्न ग्राउंड वाइब्रेशन की नाप रिकॉर्ड की जाती है। 8. चाल, कांथी की ड्रेसिंग, स्पोर्ट चेकिंग, टाइटनिंग द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही सामान्य कार्य शुरू किया जाता है। 9. पैनल में लगे कन्वर्जेंस रिकॉर्डर की नाप का रिकॉर्ड रखा जाता है। पिलर निष्कासन संबंधी निर्णय 4. संक्षिप्त विवरण देते हुए बताएं कि क्यों। ए. केविंग वाले डीपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट में पिलर निष्कासन का कार्य डिप अंतिम छोर से शुरू होगा और डायगोनल, विकर्णी या सटेप डायगोनल, सटेप विकर्णी निष्कर्षण लाइन कायम रखते हुए राइज, बाहरी छोर की ओर क्रमबद्ध तरीके से बढ़ेगा। बी. स्टोविंग के साथ डीपिलरिंग होती है तो पूरे पैनल में किसी भी समय 2 से ज्यादा खाली स्थान, वॉइड, बिना भरे, एनस्टोर्ड, नहीं रहेंगे। सी. जहां तक संभव हो ऊपर एवं नीचे की सीम, सेक्शन की निष्कर्षण लाइन, लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक दूसरे के लंब संपाती, कोइंसाइडेंट, रखी जाएंगी। Giving a brief description, explain why. 2007. 2012. A. In a depillaring by caving district, extraction of pillars is started from the deep, in B end and continued systematically towards the rise, out B end keeping diagonal or step diagonal line of extraction. B. In a depillaring with stowing district, there will not be more than 2 voids installed at any time. C. As far as possible, the lines of extraction in upper and lower seams, sections are kept coincident. उत्तर. डीपिलरिंग पैनल में केविंग विधि से पिलर कटाई का कार्य डिप अंतिम छोर से शुरू किया जाता है और निश्चित निष्कर्षण लाइन, डायगोनल या सटेप डायगोनल कायम करते हुए राइज, बाहरी छोर की ओर क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाया जाता है। इसके लिए ओवरमैन को दिए नक्शे में पिलर कटाई का क्रम दिया रहता है। जैसे नीचे दिखाए चित्र में कार्य पिलर नम 01 से शुरू करके डायगोनल लाइन से पिलर नम 08 तक बढ़ता दिखाया गया है। पैनल बैरियर चित्र का ऐसी विधि अपनाने के कारण इस प्रकार है। गोफ में रूफ आसानी से गिरेगी, टंगी नहीं रहेगी क्योंकि गोफ लाइन लंबी होगी और टंगी रूफ के भार का अधिक अंश डिप की तरफ पड़ेगा। प्रेशर कई पिलरों पर समान रूप में बंटने के कारण वर्किंग एरिया में रिव, स्लाइस, स्पोर्ट पर रूफ प्रेशर सीमित रहेगा और कहीं भी अत्यधिक प्रेशर पड़कर क्रशिंग नहीं होगी। धंसती गोफ का प्रेशर उन पिलरों पर नहीं पड़ेगा जिन्हें काटा नहीं गया है।
धस्ती गोफ के पत्थर डिप तरफ भागेंगे, वर्किंग एरिया में नहीं आएंगे। ब्लैक डैम्प व पानी डिप तरफ भरते रहेंगे, वर्किंग एरिया को प्रभावित नहीं करेंगे। एयर कोर्सिंग, कोल ट्रांसपोर्ट तथा व्यक्ति व मशीनों के मूवमेंट में सुविधा होगी। बी, 2 बिना भरे खाली स्थान स्टोविंग वाले डिपिलरिंग पैनल में बालू की कमी, पानी की कमी, स्टोविंग रेंज की ब्रेकडाउन आदि कारणों के कभी कभी स्टोविंग कम होती है और स्टोविंग के लिए तैयार खाली स्थान बिना भरे रह जाते हैं। अनुभव के आधार पर देखा गया है कि बिना भरे स्थान अनस्टोर्ड वॉइड्स 2 से अधिक हो जाए तो एक्सपोज्ड रूफ एरिया अधिक हो जाने के कारण रूफ के स्तर झुकने लगते हैं और अस्थिरता का खतरा पैदा होता है। इसलिए DGMS डीलरिंग की ओवरमैन्स हैंडबुक के साथ यह शर्त लगाते हैं कि एक पैनल में किसी भी समय 2 से अधिक खाली स्थान बिना भरे न छोड़े जाएं। ऐसी अवस्था आने पर उस पैनल से कुछ लोडर दूसरे पैनल में शिफ्ट कर देते हैं और स्टोविंग में आई बाधा को दूर करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। सी, लंब संपाती निष्कर्षण लाइनें। यदि किसी माइन में 1 से अधिक सीम है तो ऊपरी सीम की डिपिलरिंग का कार्य पूरा होने के बाद 3 से 5 वर्ष का समय गोफ को ठीक से बैठने के लिए फॉर सेटलमेंट ऑफ गोफ छोड़ा जाता है और उसके बाद ही नीचे की सीम में डिपिलरिंग कार्य शुरू किया जाता है, क्योंकि एक सीम की गोफ दूसरी की वर्किंग्स को प्रभावित करती है। 2 सीम या सेक्शन के बीच पार्टिंग 9 मीटर या उससे कम हो तो उन्हें समीपी सीम सेक्शन कंटिग्यूअस सीम्स सेक्शंस कहा जाता है। गोफ, यदि 2 समीपी सीम या सेक्शन में डिपिलरिंग एक साथ किया जाए और नीचे की सीम सेक्शन की निष्कर्षण रेखा ऊपर की निष्कर्षण रेखा से आगे एडवांस रहे, तो ऊपर की वर्किंग्स नीचे की गोफ निष्कर्षण लाइन चित्र पर पड़ेगी और उनकी धस्ती फटती तल्ली को स्पोर्ट नहीं किया जा सकेगा, खतरा हो जाएगा। चित्र ए, इसलिए कोल माइंस रेगुलेशन में प्रावधान है कि 2 समीपी सीम या सेक्शन की डिपिलरिंग एक साथ साइमल्टेनियसली करने की अनुमति DGMS दे सकते हैं, परंतु तब जबकि दोनों के पिलर लगभग एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज्ड। बी, जहां तक संभव हो ऊपर एवं नीचे की सीम सेक्शन की निष्कर्षण लाइनें एक दूसरे के ठीक ऊपर लंब संपाती वर्टिकली कोइंसाइडेंट रखी जाएं। चित्र बी हो। चित्र बी, लंब संपाती निष्कर्षण लाइनें। विविध विषय ओल्ड वर्किंग जांच में सावधानियां 5। ओल्ड वर्किंग के इंस्पेक्शन में खतरा न हो, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए? What precautions should be taken to prevent danger in inspection of old workings? उत्तर, ओल्ड वर्किंग इंस्पेक्शन संबंधी सावधानियां जहां तक संभव हो ओल्ड वर्किंग को आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाकर सील कर देना चाहिए ताकि इंस्पेक्शन की आवश्यकता ही न पड़े। यदि विशेष कारणों से सोल नहीं किया गया है तो 1. ओल्ड वर्किंग में हवा का पर्याप्त संचार किया जाना चाहिए। 2. इंस्पेक्शन मार्ग निर्धारित, साफ व पोचारा किया रहे, उसके दोनों तरफ गैलरी फैंस की हुई हो। 3. ओवरमैन अपने साथ 2 व्यक्ति सेफ्टी लैंप व कोड डिटेक्टर ले जाए, सेफ्टी लैंप पर नजर रखे। 4. पार्टी में से कोई व्यक्ति अलग न भेजा जाए। नोट, 2009 में लोदना कोलियरी में ओवरमैन अपने साथ 2 मेसन मजदूर ले गया। आगे जाकर एक को उसने अकेले बैरियर से पानी का सीपेज देखने भेजा। तापमान अधिक था, 39 डिग्री सेल्सियस। वो व्यक्ति रास्ता भटक गया और बेहोश होकर गिर गया। बाकी 2 व्यक्ति उसे ढूंढते ढूंढते थक गए और वे भी बेहोश होकर गिर गए। जब काफी समय तक नहीं लौटे तो रेस्क्यू टीम भेजी गई। तीनों व्यक्ति 10-12 पिलर आगे पीछे मृत पाए गए। दुर्घटना विश्लेषण 6। संक्षेप में बताएं कि दुर्घटना विश्लेषण क्या है और वो दुर्घटनाओं को रोकने में कैसे सहायक होता है।
State briefly what is accident analysis and how it helps in reducing accidents. उत्तर, दुर्घटना विश्लेषण। दुर्घटना विश्लेषण का अर्थ है दुर्घटना स्थल की जांच। सहकर्मियों, सुपरवाइजरों के बयान व मशीन, औजार की जांच व टेस्टिंग में प्राप्त तथ्यों पर व्यवस्थित ढंग से विचार करके पता लगाना कि दुर्घटना का मुख्य कारण व अन्य सहयोगी कारण क्या थे। दुर्घटना स्थल पर क्या असुरक्षित अवस्था रही? किस असुरक्षित कार्य से दुर्घटना प्रेरित हुई? सुपरविजन में वे कमियां कैसे नजरअंदाज हुई? ओवरमैन्स हैंडबुक तथा वैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं? डीजीएमएस ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक माइन में होने वाली प्रत्येक घातक, गंभीर रिपोर्टेबल माइनर दुर्घटना व घटना जिसमें व्यक्ति बाल बच गए का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाए तथा समय समय पर विश्लेषण करके रिस्की भौतिक हालात, खान के रिस्को भाग, रिस्की ऑपरेशन, रिस्की मशीनों, रिस्की कार्यविधियों, सुपरविजन की चूक आदि का माइन स्तर पर पता लगाया जाए तथा उनके सुधार के उपाय किए जाएं। ऐसा ही दुर्घटना विश्लेषण एरिया स्तर व कंपनी स्तर पर भी किया जाए। दुर्घटना विश्लेषण से उसके मूल व सहयोगी कारणों और विभिन्न प्रकार की कमी, दुर्घटना विश्लेषण से लाभ चूक की जानकारी मिलती है। प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के सुधार करके वैसी दुर्घटना को भविष्य में होने से रोका जा सकता है। भौतिक परिस्थिति संबंधी सुधार जैसे चालकांधी की उचित ड्रेसिंग, वेंटिलेशन, लाइटिंग में सुधार, रूफ बोल्टिंग के तरीके में सुधार, पानी वाले फिसलन वाले रास्तों में सीढ़ी काटना, गोफ किनारे के स्पोर्ट में सुधार। बी. तकनीकी सुधार जैसे मशीन मेंटेनेंस के तरीके, समयांतर में बदलाव, सुरक्षा सामान की क्वालिटी में सुधार व कमी की पूर्ति, सुरक्षा साधन, निजी बचाव के साधनों का प्रयोग, मशीनों के असुरक्षित भागों पर गार्ड लगाना, डैमेज केबल, थिसे रोप, घिसे कपलंग को समय से बदलना। सी. मानवीय भूल सुधार जैसे वर्कर्स की ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, कार्यविधि, आवश्यक सावधानियां, संबंधित वर्कर्स, स्टाफ को समझाना, उन्हें खतरों से परिचित कराना। कोड ऑफ प्रैक्टिस में बदलाव करना, बेहतर सुपरविजन व मैनेजरी कंट्रोल, गलत व्यक्ति को काम में न लगाना जैसे मजदूर से ड्रेसिंग न कराना। सेफ्टी कमेटी में दुर्घटना पर विचार विमर्श करके वर्कर्स, स्टाफ का ध्यान खतरों व आवश्यक सावधानियों पर आकर्षित करना।